हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले हैं। जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनका, अगर आप लोग मात्र इस अर्धवार्षिक परीक्षा हाल फेयरली के पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप सभी लोग पूरे के पूरे नंबर लेकर के आओगे। ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को जो क्लास 10th सोशल साइंस का हाल फेयरली क्वेश्चन पेपर 25-26 का बता रहे हैं, ठीक है। ये सबसे वायरल पेपर है और आप सभी के सभी जिलों में यानी सभी जगह पे सभी स्कूल कॉलेज में बिल्कुल सेम यही पेपर आने वाला है। जितने भी स्टूडेंट सोशल साइंस के मात्र इस पेपर को तैयार करके चले जाएंगे वो हाल फेयरली एग्जाम में, ठीक है, वो पूरे के पूरे सोशल साइंस में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, आंसर के साथ बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको नाम लिखना है और इसमें पेपर में जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जो टाइम मिलता है वही टाइम आपको हाल फेयरली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पूर्णांक 70 का है और कहीं कहीं ये 70-80 का भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग पूर्णांक से बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि पूर्णांक जो है वो चेंज भी हो जाता है। उसके बाद देखिए निर्देश से प्रारंभ के 15 मिनट जो दिया गया वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी इन 15 मिनट में आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ना, ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर, इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के हाल फेयरली जो है एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसके अलावा आप सभी के यानी 5% से 10% तक के क्वेश्चन इस पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। इसलिए आप लोग इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अर्धवार्षिक पेपर को। तो पहला क्वेश्चन देखिए है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1688 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, ठीक है, और उसके बाद 1914 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। तो देखिए जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो लुई 16वें के शासन काल में हुआ था, यानी उस समय जो फ्रांस का राजा था वो लुई 16वां था, ठीक है। और उसके बाद किस सन में हुआ था, तो वो 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये 60 क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है नेपोलियन, दूसरा ऑटो वन बिस्मार्क और चौथा है जिसेपे गैरिबाल्डी और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो था वो ऑटो वन बिस्मार्क था, वो ऑटो वन बिस्मार्क का था, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ठीक है, 1920, 1922, 1930 या 1942 में। तो देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और ये 1930 ईस्वी में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट या चोरी चौरा का घटना, ठीक है। तो देखिए जो असहयोग आंदोलन है इसका प्रमुख कारण जो था वो रॉलेट एक्ट था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या बिहार, ठीक है। संघीय राज्य जो है वो दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। पहले जो था वो 7 था लेकिन अब एक तेलंगाना बन गया है, बढ़ा है, ठीक है, जो कि 8 हो गए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। जो है अजैव संसाधन है, प्रवाह संसाधन है, अनवीकरण योग्य है या नवीकरण योग्य है, ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो वो अनवीकरण योग्य है, यानी अगर एक बार आप लोग कोयला को जला दिए तो वो राखड़ बन जाएगा, राख बन जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग फिर से कोयले के रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं कुछ चीजें बना सकते, यानी वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसी को अनवीकरण योग्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है।
खरीफ की फसल कौन सा है? गेहूं है, सरसों है, धान है या चना है? ठीक है, तो खरीफ की फसल जो है धान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा भारत में प्रमुख परिवहन संसाधन है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन या वायु परिवहन? ठीक है, कौन सा परिवहन है, यानी ज्यादातर किससे लोग यात्रा करते, ज्यादातर क्या चीजें ज्यादा यूज होते हैं? ठीक है, वो है रेल परिवहन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत में नहीं है? किसका निर्यात भारत में नहीं होता है? ठीक है, वो है उर्वरक। उर्वरक का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या म्यांमार? ठीक है, तो किसकी है? वो बांग्लादेश की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। बहुत ही छोटा इसका क्षेत्रफल है, इसलिए इसका जो स्थिति है वो अन्य से बेहतर है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? चाय, गन्ना, जूट या रबर? ठीक है, तो देखिए रेशेदार फसल में जूट आता है, जो कि रेशेदार होता है। इससे वस्त्रों को भी बनाया जाता है। ठीक है, और कपड़ों को बनाया जाता है, और भी चादरें, रजाई हो गई, इन सब चीजों को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? तो वो जो थे वो आलू पर निर्भर थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली जो पशु बीमारी थी वो कौन सी बीमारी थी? ठीक है, तो पशु बीमारी जो फैला था वो रिंडर पेस्ट था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्ति अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? तो वो बर्लिन थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, ये नहीं है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया था? ठीक है, किस रूप में वर्णित किया गया था? तो दास्ता की नई प्रथा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? किसमें जिम्मेदार है? ठीक है, तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार है? ठीक है, कौन से में समृद्ध भंडार है? तो वो पठार है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी में कौन सा ऐसा फसल है जो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है? ठीक है, उसे उपयुक्त माना जाता है, वो है गेहूं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 20 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है? कौन सा आता है? सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग या तांबा उद्योग, या इनमें से कोई नहीं? तो वो है कागज उद्योग। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। तो ये थे आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग टोटल सही कर देते हो, याद कर लेते हो, तो आपका 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। अब यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन आपको 4 नंबर को देखने को मिलेगा, और वर्णनात्मक सेकंड जो है वो आपको 6 नंबर को देखने को मिलेगा। खंड ब क्वेश्चन वर्णनात्मक है। देखिए यहाँ पे पहला दिया है कि निम्न प्रश्नों के प्रत्येक के उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। ठीक है, 80 शब्द का मतलब कि आपको 1 से 1.5 पेज में इसके आंसर को लिखना है, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब देखिए क्या है कि यानी क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको आंसर देना है। जैसे आ गया यहाँ पे ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वो क्यों प्रसिद्ध था? ठीक है, तो ऑटो वन बिस्मार्क सबसे पहले लिखना है कि वो कौन था, यानी जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाया था, और वो क्यों प्रसिद्ध था। तो वो जो उसका नारा था, लो और नीति का नारा इस तरह से था कोई, तो उससे वो प्रसिद्ध था। और ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य भूमिका निभाया था, जिसके कारण वो प्रसिद्ध था। तो ये छोटा सा आंसर है, तो जिसका आंसर आपको 1.5 पेज में नहीं देना, इसका आंसर आपको सिर्फ यानी कि 6 से 7 लाइन में दे देना है। ठीक है, आधे या 1 पेज में दे देना है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर लिखना है। जो हमने आपको बताया 1 से 1.5 पेज में, वो जो है मैक्सिमम है, यानी आपको ज्यादातर इतना जरूर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको 1.5 पेज में लिखना अनिवार्य होता है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन जैसे दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वो क्यों प्रसिद्ध था? तो ये हमने आप सभी को बता ही दिया कि ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य भूमिका निभाया था, जिसके कारण वो प्रसिद्ध था, और वो उसी के लिए जाना जाता था। अगला क्वेश्चन अथवा है, दोनों में से किसी एक को करना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई और उसका मुख्य कारण क्या था? तो अभी हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही बताया था कि फ्रांस की क्रांति
89 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसका उस समय जो शासन राजा था वो लुई 16वां था, और यही आपको लिख देना है। ठीक है, और उसका मुख्य कारण क्या था फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण अगर पूछे कि क्या था तो इसके कई कारण थे। ठीक है, आप लोग जैसे लिख सकते हो कि यानी कि लोगों के मन में असंतोष की भावनाएं थी, असमानताएं थी। ठीक है, और जो राजा था वो क्या था, यानी वो पढ़ा लिखा अशिक्षित था, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, तो आप सभी लोग ये सब चीज़ें हेडिंग डालकर इसके बारे में लिख सकते हो आप लोग। यानी अस्वतंत्रता की भावनाएं थी सभी के अंदर, लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिला था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो बनाकर। इनके 5-6 कारण है जिससे आप पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए लोकतांत्रिक शासन में सरकार को उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार कर लेना आप लोग। अथवा हम देखिए लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख करना है, तो दोनों में से किसी एक के लिखना है, तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, अलोह खनिज से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण देकर आपको समझाना है। अलोह खनिज जिसमें लोहे की मात्रा जो है ना हो, ठीक है, अलोह होगा, उससे आप क्या समझते हैं, तो आप लोग बनाकर लिख लेना। एक बार पढ़ लोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अथवा हम देखिए गैर परंपरागत शक्तियों के स्रोत से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। गैर परंपरागत और परंपरागत शक्तियां, ये आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय कृषि क्या है, भारत में लोग किसान जो वो ज़्यादा अमीर नहीं है, मजदूर यानी बहुत ही गरीब है, तो वो क्या करते हैं, यानी तकनीकियों का यूज़ ज़्यादातर अपने किसान खेती में नहीं कर पाते, जिससे उनकी उपज में उतनी मात्राएं नहीं बढ़ पाती, उनकी जो फसल है वो लेट तैयार होता है। ठीक है, यही सब चीज़ें आप सभी लोग बना कर लिख सकते हो। यानी और जो है भारत के किसान जो है वो ज़्यादातर अच्छे खाद, अच्छी यूरिया, अच्छे दवाइयों का यूज नहीं कर पाते, जिससे कि उनके फसल आधेतर फसल तो उनके नुकसान हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लिख देना है। ठीक है, क्योंकि भारत के जो किसान हैं वो इसको अपनी यानी अपनी रोजी रोटी नहीं मानते, वो सिर्फ अपनी जीविका को उपार्जन करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, ठीक है, इनका वो कोई जैसे ये नहीं कि वो कृषि से बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए अमीर हो गए, बस वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। तो एक तरह से आप लोग इस तरीके से सभी चीज़ें बनाकर लिख देना। अथवा में देखिए विदेशी व्यापार के लाभों का वर्णन करना है। विदेश में यानी जैसे हमारा भारत और अमेरिका से अगर कोई व्यापार हो रहा है तो उससे विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है, जब 2 देशों के बीच में व्यापार होता है तो इसके लाभों का वर्णन करना आपको। जैसे वहाँ से कोई वस्तुएं आ रही हैं तो हमारे भारत में आई, फिर हमारे भारत से बिक रहे हैं। ठीक है, तो भाई भारत से वहाँ से आकर भारत में बिके तो भारत तो महंगा ही बेचेगा, सस्ता तो बेचेगा नहीं, तो जिससे उसको कुछ जो है बेनिफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से है, वो ये सब चीज़ें आपको लिखना है। वर्णनात्मक सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका आंसर आपको 2 से 2.5 पेज में लिखना है, तभी आपको टोटल 6 नंबर मिल पाएंगे। तो देखिए है कि निम्न प्रश्नों के प्रत्येक के उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। इसका मतलब आपको 2 से 2.5 पेज में इसके आंसर को लिखना है। ठीक है, निबंध की तरह लिखना होता है। तो 5वां क्वेश्चन है, विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है। उदाहरण से आपको लिखना है, 6 नंबर का है। ठीक है, अथवा में देखिए 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभावों की व्याख्या करना है। तो ये सभी आंसर आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे, ठीक है, तो हम आपको सभी के आंसर के साथ फिर से इस पेपर को बताएंगे। लेकिन आपको ज़्यादातर इस वीडियो को सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना है, तभी आपको आंसर के साथ वीडियो मिल पाएंगे। भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच जो है वो क्या थी, इसका स्वरूप क्या है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। अथवा में देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग क्वेश्चन का। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 7 नंबर का, परिवहन तथा संचार के साधन को किसी देश तथा अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवहन का मतलब जैसे आप सभी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जिस माध्यम से जाते हैं, जैसे कोई भी हो गया,
ठीक है, बस हो गए, कार हो गए, ट्रैक्टर हो गए, बाइक हो गया, साइकिल हो गया। तो जिस माध्यम से आप लोग जा रहे हो उसी को परिवहन कहते हैं, ठीक है। और जैसे आप लोग यहाँ से जा रहे हो अपने नानी के घर, तो वहाँ पे जो है बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, किससे जा रहे हो, एरोप्लेन से जा रहे हो, ठीक है, तो उसी को परिवहन कहते हैं। संचार किसे कहते हैं? देखिए, संचार के माध्यम से ही आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो। अगर मोबाइल फोन ना होता, ठीक है, संचार की व्यवस्थाएं नहीं होती, तो क्या आप लोग हमारे वीडियो को देख पाते नहीं ना। तो इसलिए आप लोग संचार के माध्यम से हमारी वीडियो को देख रहे हो। संचार के माध्यम से आप लोग 1 सेकंड में ही अपने एक मित्र से दूसरे मित्र तक आप लोग अपनी मैसेज को भेज देते हो, जिससे वो तुरंत पढ़ लेता है, ठीक है। व्हाट्सएप चलाते हो आप लोग, टेलीग्राम चलाते हो, तो ये सब क्या है? संचार की व्यवस्थाएं हैं। तो इसी की ये सब चीजें है, आपको इसी के बारे में लिखना है। कैसे इस जीवन रेखा इसको क्यों कहा जाता है भाई? इसके अलावा तो कुछ भी जो है, यानी इसके अलावा आप लोग अगर ये नहीं रहेगा परिवहन संचार, तो आप लोग एक जगह की एक ही जगह रह जाओगे, नहीं दूर जा पाओगे, नहीं दूर की बातों को जान पाओगे, ठीक है। जैसे टेलीविजन, टीवी है, तो उसके बाद दूर दूर के समाचार को हम घर बैठे देख लेते हैं। तो ऐसे में अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे देखेंगे? तो ये सब चीज़ें बनाकर लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निबंध की तरह आप लोग बनाकर लिख देना। जितना आप लोग बनाकर लिखोगे अपने शब्दों में, उतना ही आप लोग को अच्छे नंबर मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के लॉन्ग क्वेश्चन पे। अथवा में देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं तो जो है राष्ट्रों के बीच में जो व्यापार होता है, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और आप लोग लिख लेना। 8वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। वो है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का आपको उल्लेख करना है, ठीक है। 6 नंबर का देखिए, मृदा अपरदन का मतलब कि भूमि का कटाव, ठीक है, मिट्टियों का कटाव। भूमि अपरदन भी आ जाता है, मृदा अपरदन भी आ जाता है। तो मृदा अपरदन कैसे होता है? जैसे जब बारिश का मौसम है, बाढ़ आ जाता है, नदी तालाबों में पानी भर जाते हैं, इधर उधर के भी पानी इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो पानी जो होता है वो जैसे खेतों से होकर गुजरती है, तो खेतों के मिट्टियों को अपने साथ लेकर यानी काटती हुई चली आती है। अगर कहीं और से आ रही है तो फिर वो भी काटती हुई आती है। तो इससे क्या होता है? मिट्टियों का कटाव हो जाता है, मिट्टियों का अपरदन हो जाता है, ठीक है। तो इसी को मिट्टियों का अपरदन कहते हैं। और इस मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना है। तो यही सब चीजें आप लोग लिख सकते हो। ज्यादातर पेड़ पौधे कट रहे हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? मिट्टियों को अपने जड़ों से ऐसे जकड़े होते हैं, ठीक है, जिससे कि मिट्टियों का कटाव रुकता है। पशु चरण है, यानी ज्यादातर जो पशु हैं वो चर जाते हैं घास वगैरह, जिसके कारण वहां से मिट्टियां बह जाती हैं, क्योंकि घास जो होती है वो भी अपने जड़ों से ऐसे मिट्टियों को जकड़ी होती है, ठीक है। तो यही सब चीजें आप लोग लिख सकते हो। आप लोग बनाकर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में भारत में उपभोक्ता आंदोलन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करना है, ठीक है, या वर्णन करना है। वर्णन कीजिए। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ से देखिए मानचित्र संबंधित क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मानचित्र वाले क्वेश्चन आपके पेपर में टोटल 10 नंबर का आएगा, ठीक है। ए और बी दिया रहेगा, 5 नंबर का आपका रहेगा ए और 5 नंबर का बी रहेगा। नंबर 9 का ये है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में, ये जो चिन्ह है इसके द्वारा दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा प्लस आधा यानी 1 नंबर दिया जाएगा। वो स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो वो जो हुआ था वो मद्रास चेन्नई में हुआ था। मद्रास चेन्नई, या चेन्नई लिख सकते हो या मद्रास, दोनों आप लोग लिख सकते हो। वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ था, तो किसान सत्याग्रह जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था, गुजरात के खेड़ा में, ठीक है। तो लिख सकते हो आप लोग। वो स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो नागपुर में हुआ था। वो स्थान जहां, ये तो हो गया क्वेश्चन। वो स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, तो वो अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद में। वो स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, तो नमक जो है वो डांडी में बनाया गया था, तो आप लोग डांडी ही लिखिए। देखिए बी क्वेश्चन है, निम्नलिखित को भारत के दिए गए मानचित्र में आपको दर्शाना है। यहाँ पे कई चिन्ह दिए, जिस चिन्ह के माध्यम से ही आपको जो चीजें कहा है उसको दर्शाना है। गुजरात का राजधानी आपको ये जो चिन्ह दिया है उससे आपको दर्शाना है, ठीक है। गुजरात का राजधानी नगर आपको इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है,
ठीक है, तो आप लोग इसको दर्शा देना। आपको मानचित्र मिलेगा, मानचित्र को कैसे भरना है इसकी वीडियो हमारे चैनल पे है, तो आप लोग जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए अपना विद्यालय मानचित्र कैसे भरे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी। अगर चैनल का नाम लेकर सर्च करेंगे तब वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिक से हमने बताया हुआ है। एक खनिज तेल शोधनशाला केंद्र, आपको ये जो चिन्ह है इसके द्वारा दर्शाना है, ठीक है, तो वो है मथुरा, डिगबोई, मथुरा, ये सब आपको दर्शा देना है। तो यहाँ पे लो इस्पात संयंत्र का एक केंद्र आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, तो ये हो जाएगा बोकारो, बोकारो हो जाएगा। इसके अलावा दुर्गापुर भी हो जाएगा। अगला है एक प्रमुख पत्तन बंदरगाह, आपको ये जो चिन्ह इसके द्वारा दर्शाना है, तो ये है मुंबई में, ठीक है, या विशाखापट्टनम भी आप लोग लिख सकते हो। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी का आपको नाम लिखना है, तो वो गंगा भी है, ठीक है, गोदावरी भी है, महानदी भी है, तो आपको जो याद है उसके बारे में लिखिए। तो आप सभी को क्या करना है, अगर आप लोग सिर्फ आंसर लिखते हो तो आधा नंबर मिलेगा, और आपको एक मानचित्र मिलेगा। अगर मानचित्र में आप लोग दर्शाते हो कि ये स्थान यहाँ पे है तो फिर आधा नंबर, यानी 1 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर के ये क्वेश्चन, 5 नंबर का ये क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ मानचित्र से आता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आप सभी को भरना है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप सभी के कुछ क्वेश्चन इस पेपर से आ जाएंगे, जिससे आप लोग जो है सामाजिक विज्ञान में अच्छे नंबर लाओगे। तो ऐसे ही पेपर हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट का बन चुका है, प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हो, अदरवाइज चैनल पे विजिट करके या इस वीडियो के लास्ट में हम लगा देंगे इंड स्क्रीन, वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताइए, और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।